तो आज हम सबसे पहले इस पे बात करने आए हैं कि CUT PG MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मैथ्स का सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, बता चुके हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम थोड़ा टाइम कम बचा है क्योंकि जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और मार्च के लास्ट तक आपका पेपर होगा। तो टाइम के हिसाब से जो सिलेबस है वो ठीक ही है अभी भी, क्योंकि जो सिलेबस जल्दी ख़त्म हो सकता है उसको पहले ख़त्म करिए। मेरा कहना ये है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पिछले साल मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल पे भी नहीं आते हैं और ना बहुत इजी होते हैं बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बन के आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हर बार हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग कठिन लगाना मतलब कि डिफ़िकल्ट सोचते हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या याद आता है कि डिफ़िकल्टीज़, कि सबसे ज़्यादा जो हायर क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट वाले हैं उनको लगाया जाए, आप उनको छोड़ देते हैं। आपके नोट्स में जो क्वेश्चन कराए गए होते हैं उसको कभी नहीं ध्यान देते हैं, आप बुक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लगा लेते हैं। और इसलिए सबसे पहले आपको जो नोट्स बनवाया जाए, या जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जो भी मेंटोर है आपका, तो जो नोट्स बनवाए उसको पहले एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम के नोट्स होते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स दोनों मिक्स होते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि रटा रटाया जाएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाए और हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने दिया है तो 25 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के थे, जिसमें से डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आया था। डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आया था और जो कि सबको टफ लगता है। मैंने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया भी है, आपको आगे भी पढ़ाऊँगा, उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल वाला भी और MCA और BCA सिलेबस में जो भी, क्योंकि थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव वालों के लिए भी सही हो जाएगा। अगर कोई बाहर की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड की तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल चल रहा है ना दशहरा वगैरह, तो आजकल सब बाजा वाजा डीजे वीजे सब बजा रहे हैं। तो अभी हम जो बताने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ देना है। आपको ध्यान वहाँ देना है जो सबसे जल्दी ख़त्म हो सकता है उस पर। मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, शिवानी वो मम्मी वाला फ़ोन देना। मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे सबसे जो इजी लगा अभी देखने में कि सिलेबस जो दिया CUT PG 2024 के अकॉर्डिंग, 25 में अभी उनका नोटिफिकेशन आएगा तभी सिलेबस पता चलेगा कि क्या है चेंजमेंट किया। हर साल तो चेंज करते रहते हैं। कंप्यूटर में कुछ चेंज कर दिया था अभी पिछले साल, डेटा स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये सब लेक्चर कहीं पर वैसे नहीं प्रोवाइड होते हैं जिसमें क्वेश्चन कराए गए हों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वो सब कराऊंगा, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि पेपर थोड़ा पास है। जल्दी से पढ़ लेंगे तो आप कंप्यूटर जल्दी से पढ़ लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसी टाइम कराऊंगा तो आपको याद रहेगा और आपका वहाँ पर पेपर देने में आसानी भी रहेगी। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आते हैं। गेट वाले ज़्यादा पूछे गए थे उस टाइम पे, गेट के क्वेश्चन जो आए थे, और भी क्वेश्चन थे जो इजी लेवल पे आते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। मैं सारे क्वेश्चंस दूंगा, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसपे मैं पोल्स डालता रहता हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप चैनल नहीं मिला है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैंने नंबर लिख के दिया भी था, नंबर है 7275620257। इस नंबर पे अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, बस ये थोड़ा देर रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अपने मन से जो पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से जो बुक्स रेफर करके पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, जैसे कि RD शर्मा या RS अग्रवाल, ये सब बुक्स आप लगाइए, उन क्वेश्चंस को लगाइए। डाउट हो तो क्रॉस कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा जवाब। लेकिन बस ये कि ये नहीं कि जल्दी से मिल जाएगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। हमें भी लगता है टाइम, इन सबको क्रिएट करने में मेहनत लगती है, सोचने में कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, रिसर्च करने में, देखने में कौन सा टॉपिक कहाँ ज़्यादा पूछ रहा है, पेपर पिछले साल के देखने में। फिर उसके बाद पिछले 5 सालों में या 4 सालों में CUT PG जो भी, 5 साल तो नहीं हुआ, 2022-23 से करा रही है शायद एग्ज़ाम, हाँ 22-23 से, तो उस टाइम से 22-23-24 3 साल हो गया CUT PG वाला करा रही है जो इसके लिए MCA के लिए।
नहीं तो सबका अपना अलग अलग होता था, JNU का अलग होता था, BHU का अलग होता था, अपना DU अलग कराता था, उसके बाद जामिया अपना अलग ही कराता अभी भी। बाकी सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हो गई हैं, सब लोग कर गए इसी के साथ, तो इसी में सारा पर होता है। इसीलिए पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 25 जो होते थे सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें GS वगैरह आती थी। लेकिन अब GS वाला हट गया पार्ट पिछले साल से, तो 75 क्वेश्चन कर दिया गया, जिसमें 25 कंप्यूटर और 50 लगभग 50 मान के चलिए आपके मैथ्स के होंगे। 25 और 50 मिला के 75 क्वेश्चन हो गए। अब उस 50 क्वेश्चन में 5 या 7 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड से मिलेंगे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला जुला के 40 सवाल, मैक्सिमम 40 सवाल मानिए मैथ के आते हैं। जो आपके सारे टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताई, आप लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली जाएगी, उससे देख लीजिए, या फिर सर्च करके भी देख सकते हैं, मेरी वीडियोस आ जाती हैं। जनरली सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको सेट पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेट में ज़्यादा कुछ है नहीं। सेट में सबसे कम बात ये है कि सबसे कम क्या है उसमें, कि आपको नॉर्मल सेट, यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ना और कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ना है। बस इसी पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज़्यादा। इसमें मैं और भी देख ले रहा हूँ सिलेबस में, वैसे मैंने रिसर्च करके बनाया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे जल्दी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद डिटर्मिनेंट आपको सबसे जल्दी पढ़ना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का पार्ट है। इसमें असर्शन के क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा असर्शन, यानी कि रीज़न भी देगा और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। अगर एक क्वेश्चन आया तो आपको लगेगा कि ये वाला अगर क्वेश्चन इसका रीज़न बन सकता है, मतलब ये रीज़न दिया गया, और अगर इसका एक्सप्लेनेशन है तो दोनों पे टिक मारना होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब एक ही पर, मतलब बहुत फॉल्स होंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बचते हैं, जैसे कि मान लो 10-15 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले हो जाएंगे और मैचिंग वाले हो जाएंगे। मैचिंग वाले भी काफ़ी आते हैं। मैं एक बार देख लूँ कि सेट में सबसे ज़्यादा क्या, मैंने देखा था, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। सेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्डिनलिटी और कहाँ गया, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। सेट का कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, नॉर्मल होता है, 11th-12th में सभी पढ़े होते हैं। जिनका BCA लेवल है, जिसने मान लो 11th के बाद मैथ नहीं ली है, मैथ पढ़ी ही नहीं सही से, तो वो भी अभी बेसिक से अगर क्लियर करना चाहता है तो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। इसीलिए मैं वीडियोस अब रेगुलर डालूंगा, ताकि आपका बेसिक से क्लियर हो। बच्चे से बच्चा, मतलब अगर वो नहीं जानता है तो भी उसको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं मैथ्स का ही मास्टर हूँ, उसी में मैंने मास्टर डिग्री की है। तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा मैं जब पढ़ाऊँगा तब। यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी एलिमेंट्री मैथ्स में मैंने किया है, और ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो कंप्यूटर साइंस का भी मेरे को नॉलेज है, इसलिए कंप्यूटर साइंस में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एलिमेंट्री, काउंटिंग, और जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो अभी मत छूइएगा, क्योंकि वो लॉन्ग चैप्टर है, उसमें आता तो थोड़ा ही सा है, पर आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि उसका लास्ट तक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा टाइप का है, लेकिन आपको उसके बाद डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ना होगा, जिसमें सिर्फ टाइप्स और क्वेश्चंस के बारे में जानना है। टाइप्स से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे टाइप्स होते हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सब से क्वेश्चन थ्योरेटिकल में बन जाते हैं। और मैचिंग वाले क्वेश्चन जहाँ आते हैं वो होते हैं जो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन दे देता है डेफिनेट वाला, और 4 इंटीग्रेशन दे दिया, या फिर 4 फॉर्मूलेज दे दिए, जैसे कि 4 फॉर्मूलेज दे दिए, और उसको मैच कराना पड़ जाता है। इससे ये मैच करना है, इससे 2-3 आंसर आपको मिल जाएगा, पर एक नहीं मिलेगा। आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आंसर है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, 2 मिल गया, 2 में है 50-50, तो एक तो ठीक मार ही सकते हैं। अगर तीनों आपको मिल गए गलत है तो एक राइट मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि लगाना ही है। अगर आपके दिमाग में ये है कि ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, तो आप सबसे फास्ट बन सकते हैं मैथ्स में, आप नंबर ला सकते हैं। और यहाँ मैथ्स का ही सबसे ज़्यादा क्रेज है, तो मैथ्स में अगर आपने सॉल्व किया तो आपके आराम से 200 के आसपास लाई करेगा। 200 कंप्यूटर के 2-4 कर लिए तो 200, अगर 200 आ गए तो आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 220 जाती है। 220 हाईएस्ट गई थी JNU की इस साल, 220 गई थी, और लगभग 180 या 190 के आसपास DU की गई थी। DU नहीं, BHU की गई थी, और लगभग उसी के आसपास जहाँ 220 है उसी के आसपास DU की भी गई थी। तो आपको ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। मेरी तो कुछ तबीयत वगैरह बहुत गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो हम भी चले गए होते हैं। हमें तो ये HBTI मिल रहा था, और उधर IIT लखनऊ मिल रहा था। बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई फील नहीं। मेरा मास्टर्स है,
उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ किसी भी फील्ड में। तो आपको ये तो जानना हो गया कि सेट को पढ़ना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नॉर्मल्स बनते हैं और जल्दी आप इसको खत्म कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जितने चैप्टर आप जल्दी खत्म कर लेंगे उतना आसान रहेगा बड़े चैप्टरों में टाइम देने के लिए। बाकायदा आपको बड़े चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आते हैं लगभग, और कुछ मैचिंग में क्वेश्चन चले जाते हैं। और पैराबोला से क्वेश्चन इस बार पिछली बार आया था, मतलब ये 2024 में बहुत आसान आया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं किया, मतलब पीछे वाले कॉन्सेप्ट रट के नहीं गए आप या पढ़ के नहीं गए, तो आप भूल जाइए कि वहाँ लगा पाएंगे। क्योंकि सभी बच्चों का यही है, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया, मेरा भी यही था कि जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट तो दोबारा कॉपी को छूते नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि पेपर के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमको कॉपी उठाकर देखनी चाहिए कि कॉपी में हमारे टीचर ने क्या क्या कराया है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं। वो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो छांटे हुए होते हैं, आने वाले क्वेश्चन होते हैं। वहां से फंसता है तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं फंसा तो आपका वो बुक वाला होगा। अब इसके बाद मेरा कहने का ये है कि ये पढ़ने के बाद आपको एपी, जीपी और हार्मोनिक ये वाले पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे को जीपी का भी एक क्वेश्चन आया था, परम्यूटेशन से एक क्वेश्चन रैंक का आया था, जिसमें मुझे याद है अगेन क्वेश्चन था, उसका 50वां वर्ड बताना था कि कौन सा होगा, और 50वां वर्ड शायद नैग होगा या नागी, नैग होगा, हाँ 50वां वर्ड उसका नैग होगा। ये रैंक मैंने निकालनी सिखाई है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आप सीख सकते हैं। फिर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठाना होगा, और नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठाते हैं क्योंकि बड़ा है तो लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उठा लीजिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं ये, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। और फिर बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, लेकिन हम पिछली बार तो बेसिक प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। इसके पहले 2024 और 2023 में प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और आया भी होगा तो एक आध आया होगा। ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से मैंने बताया ही है, स्ट्रेट लाइन से आता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन से आता है, क्योंकि वहाँ से दूरी निकालने वाला फॉर्मूला जो होता है, या ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला होता है, वहाँ से आ जाता है। सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला से भी बनता है। अगर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में तीनों में से किसी एक से ही बनेगा और थोड़ा लंबा बनता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से मैचिंग वाला आता है, सबसे ज़्यादा मैंने मैचिंग वाला देखा है। फंक्शन वगैरह है नहीं आपके में, बेसिक, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्योंकि यहाँ निम्सट से कम सिलेबस है मैथ में, और यही आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ कम पढ़ना पड़ेगा मैथ्स को। कंप्यूटर में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा पता ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी, 25 में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन बन पाए थे। सिर्फ यहाँ से हमको मिल रहे थे, मैथ्स से थोड़ा ज़्यादा बना पाए थे, बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं बने थे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बना लिया था, मेरे को JNU मिल रहा था या BHU मिल रहा था, लेकिन कॉलेज ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं मिल रहा था, वो भी अच्छा कॉलेज मिल रहा था। लखनऊ का मिल रहा था और कानपुर का तो HBTI सबसे बेस्ट कॉलेज है, सब लोग तो जाने ही चाहते हैं, मैं तो जा नहीं पाया कुछ कारण से, और नहीं गया तो कोई अफसोस नहीं है, ठीक हूँ, अपना आगे कुछ काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ खाली, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुई सिलेबस में, मेरे को पता नहीं था कि क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को जो लग रहा है, मेरे को सही लगा, एक्सपीरियंस किया, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको बस अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग, आपको जो सबसे ज़्यादा आपका पढ़ा हुआ है पहले उसको पढ़िए दोबारा से, कि लगता है कि मेरा ये अच्छा है तो उसको और अच्छा करिए, क्योंकि उससे जब आपका क्वेश्चन फंसे तो आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग का मैनेजमेंट है। 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं, और आप 1 घंटे में 75 क्वेश्चन, 1 घंटे में कि 90 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, अच्छा खासा वो ले जाते हैं। और टाइमिंग हमेशा कभी न कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हर पेपर में। तो आपको ध्यान देना है कि मैथ्स के मैं टॉपिक कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसी अकॉर्डिंग सेट को सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, बेसिक डेफिनेशंस बताऊँगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बताया कि पोल पे जा रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पर मैसेज करिए। यहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको उसमें ऐड करने के लिए मैं उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप पोल को ऐड कर लीजिए। डेली 10, 15, 20 क्वेश्चन जाते हैं, अगर वो 10, 15 क्वेश्चन डेली मैं इस पर बेसिक बोर्ड पर डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपका क्लियर भी होता रहेगा कॉन्सेप्ट भी। और अगर आप कहीं से और पढ़ना पढ़े रहिए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको पढ़ना है, पढ़िए, बस ये है कि सपोर्ट करिए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं। मैंने कहा सेट पढ़ाऊंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस को उठाऊंगा,
फिर सबसे उसके बाद ज्योमेट्रिक यानी जीपी, एपी, जीपी और हार्मोनिक पढ़ाऊंगा। बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। फिर लिमिट और फंक्शन और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी उठाऊंगा। फिर प्रोबेबिलिटी को नहीं उठा रहा क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वही उठा रहा हूँ जो उससे क्वेश्चन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें से अभी रैंक ही आई है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर कुछ बना लिया है, नंबर्स दे दिया, डिजिट दे दिया, फ़ोन नंबर बनाना है, डिजिट बनाना है उससे। हाँ ये है कि फिर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला जरूर कराऊंगा, क्योंकि बेसिक, टेंजेंट, नॉर्मल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़े चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका हर एक पार्ट आना चाहिए। कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है मेरे को भी नहीं पता। कई बार क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि 4 ऑप्शन में से अगर मैचिंग 4 आई हैं तो उसमें से 2 मिल जा रही हैं, तो 2 मिल ही नहीं रही हैं, अब एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है ऑप्शन, और टाइम अलग से चल रहा है। जब टाइमर चलता है ना और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है तो धक 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 करता है। आप एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको दिसंबर से या नवंबर से आपको टेस्ट सीरीज ऑन कर देना चाहिए अपना, अभी से लगाया। और निमसट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो अभी से लगाना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दे। अगर टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 100-150 टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, टेस्ट नहीं लगाए, तो भूल जाइए आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में नहीं होने वाला। फिर यही इधर उधर कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप ईयर वाले हो तो और ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप ना हो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा टेस्ट सीरीज पर। और टेस्ट सीरीज भी ऐसा नहीं कि बार बार आपको वही दोहराया हुआ मिल रहा है, नया नया टेस्ट सीरीज मिलना चाहिए। वही पिछले वाले टेस्ट सीरीज कोई पकड़ा रहा है, कह रहा है कि यही पुराने रटते रहो, मतलब पुराने पेपर्स का आप सेट खरीद लीजिए, वो लगाइए, बेटर है। लेकिन आपको नया टेस्ट सीरीज यानी हर बार नया क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्योंकि पेपर का ऐसा फ्लो होता है कि हमने देखा निमसेट में भी और उसमें भी, ये हर साल अब वो नया चेंजमेंट ला रहे हैं, क्योंकि अब वो उस तरीके से नहीं बना रहे पिछले ईयर की तरह कि प्रीवियस ईयर उठा के दे दें ना। प्रीवियस ईयर आना ही नहीं है अब। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़्यादा मैच नहीं करना है, 1 से 2 मुश्किल से, या 4 से 5, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर पे बस इतना ही फोकस रखिए कि उसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, बस। अब ज़्यादा प्रीवियस ईयर के चक्कर में ना पड़िए, और बहुत ज़्यादा जेई लेवल पर ना जाइएगा। बेसिक से बनाते हैं ये लोग, कुछ लोग जेई एडवांस, जेई लेवल लगाने लगते हैं, घंटा उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने पिछले साल एग्जाम दोनों दिया है, निमसेट का भी दिया है और उसका भी दिया है, और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करके 1 साल दिया था, तो बहुत ज़्यादा रैंक नहीं बनी थी, लेकिन दोबारा मैंने कोचिंग लेके किया था तो बहुत अच्छी बनी थी। कोचिंग का नाम नहीं बताना चाहूँगा किससे किया, लेकिन बताना चाहूँगा कि हाँ मेहनत तो बहुत करनी है, अगर, क्योंकि निमसेट के एग्ज़ाम और इसके एग्ज़ाम में आपको टाइम कम रहता है। आपको टाइम मतलब आपका जो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, फटाक से। आपने क्वेश्चन देखा, आपका क्लिक कर गया कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया, अरे वाह, फिर लगाया, फट लगाते लगाते उसके बाद फटाक से सॉल्व, उसके बाद टिक, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मेरा सही है। नहीं तो बाद में आंसर किया थी, अरे चलो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्या करके आए हो, बेवकूफ़ हो तुम, ये वो फलाना, दिमाग का चलेगा, दिमाग में स्ट्रेस अलग से आ जाएगा कि आपने लाइफ में कुछ किया नहीं। क्योंकि बीसीए हो गया, फिर एमसीए में जाना चाहते थे, बीसीए के बाद नौकरी नहीं मिली, या किसी ने बीएससी की है, बीएससी के बाद कुछ कर नहीं रहा था, इसको ज्वाइन करना चाहता था, सोचा कि चलो इधर ही ले लें, तो 1 साल ड्रॉप और कर लिया, टेंशन एक और बन जाएगी। पैसा है तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे कहीं से भी डाल दोगे। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो लोन लेके करना चाहता है, वो क्या करेगा? देखो लोन भी उसी को मिलेगा जो एनआईटीज़ में जाएंगे। बाहर वालों को लोन बहुत मुश्किल से मिलता है, एनआईटीज़ वालों को लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। बाहर वालों को इसलिए, और जेएनयू की फ़ीस इतनी कम है, मुश्किल से आपका साल भर का जो खर्चा आएगा पढ़ाई का 1500 से 1800 रुपये आएंगे, और बाकी आपका मेस का 3 से 4 हज़ार खर्चा रहेगा बस महीने का, पर मंथ। तो जेएनयू मिलना ये है कि आसान है, पर वहाँ 58 सीटें ही हैं सिर्फ। 58 सीट में 16 ओबीसी की हैं, बाकी 24 जनरल की हैं, और कुछ सीटें मिला के एससी एसटी ले जाते हैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना होगा। देखो मैंने सीटों का भी विवरण कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पिछले साल पढ़ा, तो इसका मतलब ये सब देखा, तो मैंने आपको बता भी दिया। कई लोग अभी इसके लिए भी वीडियो बनाते हैं कि सीट बता दीजिए, किस हिसाब से सीट मिलेगी, किस हिसाब से रैंकिंग होगी, किस हिसाब से नंबर आएंगे, किस हिसाब से ये सब मिलेगा। मैं तो एक ही वीडियो में सब बता देता हूँ। मेरे को कोई स्वार्थ थोड़ी ना है कि मैं बार बार 10-10 वीडियोज़ बनाऊँ। किसी ने मुझसे ये कहा कि मेरे को पर टॉपिक के हिसाब से मेरे को बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। मैं वो टॉपिक इसलिए जल्दी क्लियर कराना चाहता हूँ क्योंकि वो टॉपिक जल्दी क्लियर हो जाएंगे। आपके जल्दी क्लियर हो जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, और आपका बाद में पढ़ने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जल्दी क्लियर कर लोगे तो बाद में बड़े वाले टॉपिकों को उठाकर आराम से पढ़ सकते हो टाइम से। अभी अगर देख रहे हो हमारी वीडियो
तो आपको ये सब करना ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करो तो पछताओगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे कि हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपने 100-150 टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो ध्यान रखना कुछ नहीं कर पाओगे। किसी के बातों में ना कि आपके नंबर नहीं बन रहे हैं या बनने लगेंगे, आप बार बार टेस्ट सीरीज दीजिए। आपके नंबर नहीं बन रहे तो आप फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट, दोबारा कॉपी उठाइए, दोबारा पढ़िए, उसको कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन पर फोकस मत करिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन घंटा नहीं बनेगा। मेरी बात थोड़ी कड़वी है पर बुरी लगे तो सॉरी। कड़वी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच है, सच्चाई इसी में है, और मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। मुझे किसी को डुबाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि उसका हो जाएगा, इस फील्ड में आ जाए, उसको ज़रूरत है, बहुत पैसा मिलेगा, लाखों की सैलरी है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप 1 साल दे रहे हो तैयारी करने के लिए तो आप सोच समझ कर दीजिएगा कि 1 साल मेरा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और 1 साल अगर आपका बर्बाद भी हो जाता है, दूसरे साल अगर सोचने वाले हो तो आप अपना सब कुछ सोच लेना कि हाँ, आपको अगर 1 साल में निकालना है तो मेरे को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि अब भीड़ इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले इसमें 30,000 बच्चा लगभग 30,000 20,000 बच्चा अप्लाई करता था। अब MCA के अंदर CUT PG आने की वजह से और निमसेट की वजह से दोनों फील्डों को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60-70 हज़ार बच्चे अब अप्लाई कर रहे हैं हर जगह से। 50-60-70 हज़ार मैं कम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। अब इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। सोचो कि निमसेट में सीट इस समय 1033 है, इस साल बढ़ी है NIT पटना और IIIT भोपाल जुड़ने की वजह से। और इन सब सीटों के बावजूद आपको अगर 813 ही सीटें 1033 ही सीटें हैं तो मुश्किल से जनरल वालों की 600 750 के अंदर ही रैंक आनी चाहिए, OBC वालों की भी 800 के अंदर रैंक आनी चाहिए, और SC ST वालों की लगभग 3,000-4,000 में भी काम बन जाता है उनका। तो आप सोच के देखिएगा कि आपकी रैंक कितनी आएगी, तभी आप वहाँ पे ले पाएंगे, अदरवाइज ले नहीं पाएंगे। हमारा एक दोस्त 785 रैंक आया था, उसने NIT 785 और एक का 750 NIT रायपुर मिला। एक दोस्त NIT भोपाल में गया, उसका 434 या 400 कुछ 418 के या 415 आया था। और एक दोस्त है जिसकी 8वीं रैंक आई है, उसको NIT तिरछी मिली है। मेरी रैंक तो बहुत हाई थी, अब क्या बताऊँ आप अपने बारे में। पर हमको कोई NIT नहीं मिल रही थी, झूठ क्या बोले, हमको NIT नहीं मिल रही थी। लेकिन इतना पढ़ने के बाद इतना सीखा कि हाँ, मेरी मैथ इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 11th-12th में मेरी मैथ से BSc है मेरे पास मैथ से, और IT भी थी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर भी था पूरा, और MSc भी है मेरा मैथमेटिक्स से। मेरे को ज्वाइन इधर आना था इसलिए क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स फील्ड थी, मेरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा इधर आने की कोशिश किया जाए। पर मैंने ज़्यादा शायद फोकस किया या मैं ज़्यादा पैनिक हो जाता था। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाए, जब मेरे नंबर करते थे मैं पैनिक हो जाता था। पैनिक होने का मतलब मेरे अंदर डर, और डर आते ही मेरा क्या हो गया, नंबर गलत, कोई ना कोई क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता था, आता हुआ चला जाता था। ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम हॉल में भी हुआ, पैनिक हो गया। मेरे टीचर बार बार मेरे को समझा, पैनिक मत होना बेटा, पैनिक मत होना, बप्पर पैनिक कर रहा है। मैं बार बार यही आप लोगों को समझा रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि आज अगर आपने टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाए तो आप पछताओगे। की बात मान लेते। टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन हो सकता है कि दिखाए मिल जाए, हो सकता है आपका जो ये स्ट्रेस पैनिक वाला फील है वो गायब हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो आपका धीरे धीरे करके स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। नहीं तो आप स्ट्रेस होते रहोगे बार बार, और इससे आपका नुकसान में जाएगा। सोच कर देखना। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, वैसे भी 20 मिनट बोल गया बकबक, 20 मिनट में बहुत कुछ बोल गया, 20 मिनट में बहुत सारे नॉलेज दे गया। और चाहता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें, आगे इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक कराएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अगर ये आप भेजेंगे तो आपकी हेल्प के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प होगी। मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको रैंक देनी है, ये फलाना ढिमाका, कुछ नहीं। मैं ना कोई फॉर्म फिल करा रहा ना कुछ नहीं, बस आपको पढ़ना है। अगर आपकी रेगुलरिटी अच्छी रहेगी तो आप पढ़ पाओगे, आपकी रेगुलरिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। और सबसे पहली बात है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो तो रेगुलरिटी होना सबसे बेसिक डिसिप्लिन है। आप रेगुलर हो, आप हर लेक्चर को देख रहे हो, आप टाइमली सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, आप त्योहारों को और इन सभी फंक्शंस को 1 साल के लिए थोड़ा ब्रेक दे रहे हो तो आप पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप फिर से आपको अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, देख लो आप। चलो, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।
और इतना सपोर्ट किए हो कि आगे मेरे को बनाने का बहुत मन है, तो मैं आगे और सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर लेना तहे दिल से। चलो, ये वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगा। मैं इतना बोलता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे बोल गया।